कुमार भवेश चंद्र जी, अब प्रश्न यहां पर यह है कि अपनी रणनीति बनानी चाहिए, दावा करना चाहिए, लेकिन जिस धार के साथ जिस एक जमीनी रोडमैप बनाकर बीजेपी अपनी तैयारी करती है, और ये विपक्ष को खलता भी है कि इतनी मेहनत वो क्यों करते हैं, और वो कहते हैं कि हम मेहनत करेंगे, हम 2 सीटों से इतना बढ़े हैं तो हमारी मेहनत वैसी ही रहेगी, उससे ज्यादा होगी। लेकिन जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है कि नहीं 80 बहुत दूर है, 8 पर सिमट जाएंगे या उससे भी कम होगा, और मायावती का यह कहना कि भाई इनकी सोच ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए क्या है वो स्पष्ट हो गया एमएलसी चुनाव से। वहां उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। जब पिछड़ों की बात करते हैं मौर्य साहब और शूद्र बताते हैं अखिलेश यादव, फिर कहते हैं कि नहीं सॉफ्ट हिंदुत्व भी थोड़ा सा उसमें जोड़ ले। कंफ्यूजन है क्या? विपक्ष की जो भूमिका है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि अजेय पार्टी है, इसको हराया नहीं जा सकता। कर्नाटक चुनाव ने जो एक नजीर पेश की है पूरे, अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, लेकिन हराने के लिए जो रणनीति चाहिए विपक्ष को, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली जनता डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी उस पर राज करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में पॉलिटिक्स को इस रूप में लिया है कि वो जनता से लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात, अपनी भावना, अपनी धारणा पहुंचा रहे हैं। जो हिंदुत्व का जो एक उनका विजन है उसको लेकर वो बहुत ही एग्रेसिव है, और अगर आप उस हिंदुत्व से मोड़कर दूसरी दिशा में आप ले जाना चाहते हैं लोगों को, तो आपको बहुत ही मेहनत के साथ लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इसका ये नुकसान है, ये सामाजिक नुकसान है, समाज में कैसे डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है, समाज में कैसे विभेद हो रहा है, समाज में पैदा हो रहा है। लेकिन आपको आखिरकार जनता तक जाना पड़ेगा। हम टेलीविजन चैनलों पर बैठकर या सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जनता को समझा लेते हैं, तो ये उनका भ्रम है। देखिए कांग्रेस ने क्या किया, कर्नाटक से अगर विपक्ष को सीखना है तो सीखना चाहिए। कितना जबरदस्त चुनाव प्रचार था वहां भागी जनता, प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभालने हुए थे, और प्रधानमंत्री मोर्चा संभालने हुए थे, बल्कि संवेदनशील मसले में बात कर रहे थे। तो केरला स्टोरी से लेकर हनुमान बजरंग बली चुनाव में आ गए, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को कोई फायदा नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री प्रचारक बड़ी भूमिका रखते हैं, कोई बात नहीं कर पाए। वहां पर विपक्ष ने बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात जो शुरुआत से उन्होंने शुरुआत की, वो आखिर तक उस बात पर अडिग रहे। 40% वाली सरकार है, और जो भी मसले आते हैं उसका एक स्ट्रिक्ट सॉल्यूशन दिया जाता है। तो विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जमीन पर उतरकर और बहुत ही कन्विंसिंगली, बहुत ही ऐसी भाषा में जनता से बात करना पड़ेगा, क्योंकि एक आवरण उनके ऊपर चढ़ चुका है। इस देश के ऊपर ये विमर्श, बहुत बड़ा विमर्श हो चुका है कि क्या भारत को हिंदुत्व की ओर बढ़ना चाहिए या नहीं। अब बहुत हो चुका, थम जाना चाहिए। तो इतना बड़ा डिस्कोर्स है, इतना बड़ा ये विमर्श है कि इस विमर्श से अगर पीछे लाना है लोगों को, तो सिर्फ ये जाति जनगणना का जो मुद्दा लेकर बैठे हैं, या छोटी छोटी बातों लेकर बैठे हैं, या विपक्ष के नेता की आलोचना कर लेना, या प्रधानमंत्री विदेश में घूमने टहलने जाते हैं, इस तरह की बातें कर देना, तो हल्के में अगर ले गया विपक्ष इन मुद्दों को, तो मुझे लगता है कि उस वक्त कहीं कामयाबी नहीं मिलने वाली है। और जनता इस वक्त ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा समझदार हो गई है। तो उस जनता से कनेक्ट करने के लिए आपको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग अपने विमर्श में सुभाषपा को शामिल करते हैं। सुभाषपा को मैं उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी के तौर पर देखता हूं जिसके नेता लोगों के बीच में रहते हैं, उनके साथ उनकी भाषा में बात करते हैं। मैं देखता हूं राजभर, ओम प्रकाश राजभर खासतौर पे जहां जाते हैं उनकी लैंग्वेज में उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को, जिसका एक उत्तर प्रदेश में आधार है, और उसको अगर पूरी तरह से इस चुनाव में उसको अपने पक्ष में करना है, या उसको मजबूती के साथ चुनाव में करना है, तो सिर्फ अखिलेश यादव भी काफी नहीं रहेंगे। एक रणनीति बननी चाहिए, उनके पास और भी चेहरे होने चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी और चेहरा कौन दिखाई देता है, आगे पीछे दाएं बाएं सिर्फ अखिलेश अखिलेश अखिलेश। तो समाजवादी पार्टी में आप 10 सिर के अखिलेश बना लेंगे तो उससे नहीं सब कुछ हो पाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, उनके पास नेताओं की एक गैलेक्सी तैयार हो चुकी है। 9 सालों में आप, योगी एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, उससे आपको मुकाबला करना है। योगी के साथ और भी कई चेहरे भारतीय जनता पार्टी में बड़े हो गए हैं। उनकी रणनीति, एक मजबूत रणनीति उनके पास
ज्यादा संसाधन भी है, सरकार है, सत्ता में है, तो उससे कैसे लड़ना है? कैसे लोगों को जाकर कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं, हम योगी जी को हटा के आप मुझे मौका दीजिए, या उनको आप कमजोर कीजिए केंद्र में? तो ये कहने के लिए दम चाहिए, ताकत चाहिए, रणनीति चाहिए, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। मैं नहीं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराया नहीं जा सकता, या उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गलतियां नहीं की है पिछले 9 सालों में। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है, तो उनको आप समझिए, उन पर विमर्श करिए। लेकिन पॉइंट वाइज उन पर आना पड़ेगा। आप सीधे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री G7 में जाकर टहल रहे थे, तो फिर जनता नहीं समझ पाती है कि आपसे उसका क्या लेना देना है। हाँ, रविंद्र प्रताप जी, कुमार भवेश जी का ये मानना है कि भाई आपके नेता को निकलना पड़ेगा, और चूंकि वही एक फेस है तो उनका तो निकलना ज्यादा बनता है। अब धूप के बाद निकलेंगे तो फिर जनता तो धूप में ही बैठी हुई वो कहेगी कि अच्छा आपने छांव के इंतजार किया और सत्ता पाने के लिए भी इंतजार करिए। अजय नहीं है बीजेपी, उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन जिस तरीके के रणनीति के साथ आप चल रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखती है। प्रयास हो सकता है। दूसरा कि एक तरफ आप पिछड़ों की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुत्व का भी थोड़ा जिक्र करेंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व भी आ जाएगा, रामचरितमानस का भी जिक्र कर लेंगे। ये खिचड़ी कुछ ज्यादा ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट इसमें आ गए। विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि जो मुद्दे जिन पर चर्चा करना चाह रहे हैं ये लोग, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है, उन मुद्दों की पहचान करके उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और शायद ये काम इसको इतना आसान समझ लिया गया है, इसीलिए ये काम हो नहीं पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी कहाँ है, कमजोर लत कहाँ है? अगर और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने प्रयोग किए हैं तो इनके प्रयोग कामयाब नहीं हुए। मैं तो मानता हूं कि 2022 का प्रयोग उनका एक कामयाब प्रयोग था, और उन्होंने बहुत अपने आप को आगे भी बढ़ाया है। उनकी सीटें बढ़ी, उनके वोट प्रतिशत बढ़े। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी रेशियो में अपने आप को और करेक्ट कर लिया, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ गई। तो राजनीति में तो प्रयोग हर कोई कर रहा है, हर पार्टी कर रही है, और इन्हीं प्रयोगों से कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रयोग जो जनता से कनेक्ट करके जिसको नतीजा दिया जा सकता है, वैसे प्रयोग करने पड़ेंगे। और आखिरकार तो जनता को फैसला करना है, तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को पहले समझेंगे कि जनता की दिक्कतें क्या है, जनता की शिकायतें क्या है इस सरकार से, और जनता चाहती क्या है। पहले आप जनता से पूछो, आप उन पर मुद्दा मत लाओ। आपके मुद्दे पर जनता वोट नहीं करेगी। जनता के मुद्दे क्या है इनको पहचानिए, और उनको कैटेगोरिकली पहचानिए। आप मोटे मोटे मुद्दे लेके चले जाएंगे कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, तो इससे काम बनता नहीं है। आज की तारीख में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रति असंतोष किन किन वजहों से है, कहां कहां पे असंतोष है, कौन कौन सा वर्ग असंतुष्ट है, उस वर्ग से क्या हम संपर्क साध सकते हैं। यही जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं, ये पहले उसके वोट तो नहीं थे। 2017 से पहले ये वोट इनमें से कुछ आपके पास आते थे, आपको छोड़ के लोग उधर गए, तो उनकी क्या दिक्कतें थी, क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई, क्या आप उन तक पहुंच पा रहे हैं? आप उनको ये समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं कि आपकी उम्मीदें इस सरकार से पूरी हुई, आपको लगता था कि जैसी सरकार चाहिए वैसी सरकार योगी आदित्यनाथ दे पाए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, या आप इनके साथ आगे भी उत्तर प्रदेश का भविष्य देख पा रहे हैं? तो बहुत ही गंभीरता से चिंतन मनन करके जनता के मुद्दों को पहले समझना पड़ेगा। अपने मुद्दे लेके आप आगे पीछे करते रहे, सोशल मीडिया पर बात करते रहे, टेलीविजन चैनलों पर आपके तमाम जो है प्रवक्ता है वो डिबेट करते रहे, इससे बात बनती नहीं। क्योंकि समस्या बड़ी भी हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम, मैंने कहा कि साधन उसके पास ज्यादा है, और साधन के अलावा आज की तारीख में मीडिया एक बहुत बड़ा ऐसा प्रभावकारी भूमिका में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। बहुत कारणों की वजह से, बहुत उसके कई कारण हैं, कई आयाम हैं उसके, तो उनको समझना पड़ेगा। और आपको सिर्फ दोषारोपण करके कि ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है और सरकार पूरी तरह से फेल है, ये जनता आप क्या भाई, मैं ये समझता हूं कि कुमार भवेश साहब का जो अभी का इस वक्त विश्लेषण था उसको सुनने के बाद तो कम से कम रविंद्र जी को ये पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि भवेश जी ने चश्मा अपना ही लगाया है, किसी और का चश्मा नहीं लगाया है। उन्होंने बढ़िया व्याख्यान दिया कि आपकी कमियां क्या हैं और उनकी कमियां को आप कैसे पहचान सकते हैं, और जो माहौल है वो भी आपको उन्होंने बता दिया कि हकीकत से अगर आप दूर कोई रणनीति बनाते हैं तो उसमें सफलता की उम्मीद बहुत क्षीण होती है, बहुत कम होती है। और अगर सही रणनीति के साथ आप जाते हैं तो 22 में जैसा आपको कुछ लाभ मिला था, हो सकता है 24 में उससे ज्यादा लाभ मिले। बहरहाल अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया साक्षी दिवाकर आपका, रविंद्र प्रताप सिंह जी आपका, डॉक्टर साहब आपका, और कुमार भवेश चंद्र जी आपका भी।